जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे राष्ट्र गौरव, ठीक है, जो आपका को करिकुलर कोर्स के अंदर कंपलसरी होता है ये एग्जाम देना, राष्ट्र गौरव का। ठीक है, यदि आप बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, स्नातक, कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि या फिर गृह विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट से आपको राष्ट्र गौरव का पेपर देना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस क्लास में 100 क्वेश्चन राष्ट्र गौरव के देखेंगे। इसका एग्जाम 2024 में हुआ है। ठीक है, ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका एग्जाम हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, आप पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सपोर्ट जरूर करें हमें। और आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो प्रश्न पत्र है इसे व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, इससे क्या होगा कि उनको भी हेल्प हो जाएगा किस तरह से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं। और क्या होता है कि इसमें मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो लगभग आपसे इसमें से 20 से 30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो कम से कम मान के चलिए आपके 30 प्रश्न तो एकदम कन्फर्म आएंगे आपके एग्ज़ाम में, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले, इसमें साथियों पहला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा गया है। रामचरितमानस के रचयिता हैं, तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, नाथ पंथ में आदिनाथ माना जाता है, तो नाथ पंथ में आदिनाथ भगवान शिव को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। मैं नाथ पंथ एक और को करिकुलर कोर्स के अंदर आप लोगों का एग्जाम होता है नाथ पंथ का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। ठीक है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न आए हैं कई सारे आपके एग्जाम में। चले देखिए, ये भी जो प्रश्न है ये भी उसी से रिलेटेड है, नाथ पंथ से। गोरक्ष शतक के प्रणेता हैं, गोरक्ष शतक के प्रणेता गोरखनाथ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी जो गोरक्ष शतक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, गोरखनाथ के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। चले, चौथा प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया है। कबीर के गुरु थे रामानंद, प्रेमानंद, शिवानंद या गुरुनंद, तो जो कबीर दास जी हैं इनके गुरु रामानंद थे, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले, वेदांग है, वेदांग आपके कितने हैं भैया, वेदांग आपके 6 हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चले, छठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है। आर्यभट्ट थे संगीतज्ञ, गणितज्ञ, काव्यज्ञ या फिर सभी, तो ये गणितज्ञ थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा छठवें का। लीलावती ग्रंथ है गणित का, आयुर्वेद का, काव्य शास्त्र का, नाट्य शास्त्र का, तो जो लीलावती ग्रंथ है यह गणित का है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए, आठवां प्रश्न क्या है भैया। आठवां प्रश्न आपका पूछा है, गार्गी हैं, तो गार्गी ये प्राचीन विदुषी महिला थी। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आठवें का आपका। चलिए, नवा प्रश्न आपका देखेंगे क्या पूछा गया साथियों। नवा प्रश्न है, चरक आचार्य हैं धनुर्वेद के, आयुर्वेद के, काव्य शास्त्र के या नाट्य शास्त्र के, तो चरक जो आचार्य हैं यह आयुर्वेद के हैं। ठीक है, चरक आचार्य किसके हैं, आयुर्वेद के आचार्य हैं। चलें, ध्यान रखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या है, संगीत प्रधान वेद है, तो सामवेद संगीत प्रधान वेद है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या है, रास तरंगिणी के रचनाकार हैं, तो कल्हड़ रास तरंगिणी के रचनाकार हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न आपका पूछा गया है, अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 12 का। प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है, चैतन्य महाप्रभु उपासक थे, किसके उपासक थे भैया, तो कृष्ण के, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 13 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न देखते क्या है। पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, रामानंद या फिर निम्बार्क ने, तो पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है, वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या है, तो वाल्मीकि रामायण में कांडों की संख्या 7 है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है 15 का। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपको पूछा गया है, आदि महाकाव्य है रामायण, महाभारत या फिर गीता, तो आदि जो महाकाव्य है यह रामायण है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है, महाभारत का आदि नाम था भारत, भारती या फिर जय, तो महाभारत का आदि नाम जय था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 17 का।
प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है, ईश उपनिषद वेद से संबंधित है। जो ईश है यह आपके यजुर्वेद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 19 देखेंगे क्या पूछा गया है आपका, यम नचिकेता संवाद आता है तो यह कंठोपनिषद के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 20 देखेंगे आपको क्या पूछा गया है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ है, इतिहास का है, भूगोल का है, राजनीति का है या फिर पर्यावरण विज्ञान का है। तो जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था यह राजनीति के ऊपर लिखे थे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में चिकित्सा कहा गया है, अश्वनी को, इंद्र को, सूर्य को या फिर विष्णु को। तो ऋग्वेद में जो चिकित्सक है यह अश्वनी को कहा गया है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। चले इसमें आपका 22 नंबर प्रश्न दिया है, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ लगध ज्योतिष को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है अश्वनी को। तो आपको पता होगा पांडव 5 भाई थे, नकुल और सहदेव को। ठीक है, किसको, नकुल और जो सहदेव थे भैया, ठीक है, इनको अश्वनी बोला जाता है। ठीक है, ये चिकित्सक के महारत हासिल था, इनको वरदान प्राप्त था। जो अंगराज कर्ण थे, ठीक है, जब अपना कवच कुंडल इन्होंने दान कर दिया था तो इन्होंने ही उनका इलाज किया था। तो इन्हीं को अश्वनी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ऋग्वेद में चिकित्सक कहा गया है अश्वनी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले 22 नंबर प्रश्न मैंने पढ़ा दिया आपको, ज्योतिष का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है तो किसको, लगध ज्योतिष को माना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 22 का। चलें 23 नंबर प्रश्न क्या है, आदि काव्य रामायण के प्रणेता हैं। तो आदि काव्य रामायण के प्रणेता वाल्मीकि जी हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 23 का। आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, महाभारत में है सर्ग है, अध्याय है या पर्व है। तो महाभारत में पर्व है। ठीक है, कितने पर्व हैं भैया, तो 18 पर्व हैं। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 24 का। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न क्या है, उपजीव ग्रंथ माना जाता है। उपजीव ग्रंथ रामायण और महाभारत ये दोनों को माना जाता है भैया। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है, ऋग्वेद में मंडल हैं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 26 का। प्रश्न नंबर 27 का पूछा है, ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन है, आयुर्वेद है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27 का। प्रश्न नंबर 28 क्या है, रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो तुलसीदास रामाश्रयी शाखा के कवि हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है, अष्टछाप में नहीं है, नंददास, कुंभनदास, कृष्णदास या मीराबाई। तो मीराबाई आपके अष्टछाप में नहीं है, बाकी नंददास, कुंभनदास और कृष्णदास ये तीनों लोग हैं। ठीक है, मीराबाई नहीं है। 29 का डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 क्या है, शंकराचार्य थे। तो शंकराचार्य अद्वैतवादी थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, 31 नंबर प्रश्न आपको क्या इसमें दिया गया है साथियों, पद्मावत के रचयिता हैं। तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूर सागर के रचयिता हैं। सूर सागर के रचयिता तुलसीदास जी हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, बौद्ध दर्शन है, आस्तिक है या फिर नास्तिक है। तो बौद्ध दर्शन नास्तिक है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 क्या है आपका, पतंजलि आचार्य हैं। तो पतंजलि किसके आचार्य हैं, न्याय दर्शन के, योग दर्शन के या फिर जैन दर्शन के। तो पतंजलि योग दर्शन की। ठीक है, अच्छा याद कैसे रखेंगे, तो पतंजलि का प्रचार कौन करता है, ध्यान रखेंगे कौन करता है, जो योग कराते हैं टीवी पर। ठीक है, उनको आप लोगों ने देखा होगा, क्या नाम है उनका, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो पतंजलि आचार्य हैं किसके, योग दर्शन की। ठीक है, चले 35 नंबर क्या है, वाल्मीकि रामायण विभक्त है सर्गों में या फिर पर्वों में। तो जो वाल्मीकि रामायण है साथियों, यह आपका कांडों में विभक्त है। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया नहीं है हालांकि, तो याद रखिएगा ये जो वाल्मीकि रामायण है यह कांडों में विभक्त है। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
चलिए 36 नंबर आपका प्रश्न पूछा गया है, आस्तिक दर्शन है न्याय, पूर्व मीमांसा या फिर वेदांत। तो आस्तिक दर्शन जो है साथियों, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत, ये तीनों क्या है, ये तीनों आस्तिक दर्शन है। 36 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, लव और कुश ने शिक्षा ग्रहण की किसके पास भैया, वाल्मीकि के पास। ठीक है, सी ऑप्शन सॉरी, वाल्मीकि से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करी थी, लव और कुश ने। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं। तो जो कपिल मुनि हैं ये सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मुनि आपका लिख करके नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, कपिल मुनि इनका नाम है। ठीक है, चले 39 नंबर प्रश्न क्या है, आश्रम है 1, 2, 3 या फिर 4। तो आश्रम आपके 4 प्रकार के होते हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 क्या पूछा गया है, संस्कृति के 4 अध्याय के रचनाकार हैं, कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 क्या है, बहुत अधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो फ्लोरोसिस हो जाता है भैया, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से जैव आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो जैव आवर्धन का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है यूट्रोफिकेशन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या है, पानी में पारा विषाक्तता का कारण है, हड्डी रोग, फ्लोरोसिस या फिर मीना माता रोग। तो मीना माता रोग हो जाएगा। ठीक है, पानी में पारा विषाक्तता का कारण क्या है, मीना माता रोग, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 43 का। 44 नंबर प्रश्न है, इटाई रोग का कारण बनने वाला विष है। इटाई रोग का कारण बनने वाला विष कौन सा है, सीडी विषाक्तता है। ठीक है, कैडमियम विषाक्तता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 44 का। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया है, ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी कारक है। तो अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 45 का। प्रश्न नंबर 46 का पूछा गया है, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक समान होता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है। तो शुद्ध जल में, ठीक है, शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ता है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 क्या है, स्मॉग है। ठीक है, स्मॉग क्या होता है, स्मॉग, SMOK। ठीक है, स्मॉग क्या है भैया, ये तो कोहरा और धुआं होता है, कोहरा और धुआं का मिश्रण होता है स्मॉग। ठीक है, 47 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित दिन का शोर मानक है, यानी जो आवासीय क्षेत्र होते हैं वहाँ जो शोर मानक है वह कितना होता है, तो वह 55 डेसिबल होता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 48 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें, ठीक है। अच्छा, आप लोग जब IPL देख रहे होंगे तो जब MS धोनी बैटिंग करने आते हैं तो 125 128 डेसिबल वहाँ पर शोर होता है। ठीक है, तो सोचिए यहाँ से की तुलना में कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलें 49 नंबर प्रश्न क्या है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग है। तो डायरिया जल प्रदूषण के कारण होता है, 49 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण आपका जो है अम्लीय वर्षा का कारण होता है, 50 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या है, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी भैया, तो 2014 में नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत की गई थी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 क्या है, द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, पैन को, ओजोन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को। तो जो ओजोन होता है, ठीक है, ये द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है, 52 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। चले अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 53 या 53 नंबर, UNFCCC का अर्थ है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ है, बायोडाइवर्सिटी का अर्थ क्या होता है भैया, तो जीव जंतुओं की प्रजातियों की अन्यता, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55 देखते हैं आपको क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 55 आपका पूछा गया, इसमें संरक्षण क्षेत्र का संकेत है, वन्य जीव और
जीवनदायी क्षेत्रों का संरक्षण क्षेत्र जो होता है, संरक्षण क्षेत्र का संकेत है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्राकृतिक आपदाओं में आपदा वायुमंडलीय होता है। भूकंप जमीन पे आता है, बाढ़ जमीन पे, ज्वालामुखी आपका पहाड़ों में आता है, बारिश आपका वायुमंडलीय होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न क्या भैया, एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के रूप में माना जाता है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन को, हालांकि ये सभी जो है ये क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कौन होगा, तो हवा और ऊर्जा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन होंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 57 का। प्रश्न नंबर 58 क्या पूछा है, इस्पात के उत्पादन में सामान्य रूप से मिनरल का उपयोग होता है, तो लोहा का होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, पौधों में फोटोसिंथेसिस के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस मतलब समझ रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत कौन होता है, सूर्य होता है। चलिए 60 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है यूरेनियम होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है आपका भैया, 61 नंबर प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से खाद्य संसाधन दुनिया के बड़े हिस्से की जनसंख्या के लिए मुख्य फसल के रूप में लिया जाता है, केला को, आम को, चावल को या फिर गेहूं को, तो ये चावल को लिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 62 देखेंगे, अगर आपका क्या पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के कारणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, बताइए कौन सा, ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, या फिर अनियमित जलवायु परिवर्तन, या फिर वायु प्रदूषण। तो साथियों ग्रीन हाउस गैस का जो बढ़ना होता है ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 आपका क्या पूछा गया है, इसमें ध्यान रखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक माना जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारक अधिकतम शोर वाले कारोबारी क्षेत्रों का विकास माना जाता है। बी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 63 का। चलें 64 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे बनी होती हैं, किसकी बनी होती हैं भैया, तो वह पॉलीमर से बनी होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें प्रश्न नंबर 65 आपको क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है, कौन होती है भैया, बताइए, आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 आपका क्या पूछा गया है भैया, वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोडाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क स्तरित होती है, तो पैलेडियम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 है, 67 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सिगरेट के धुआं में मुख्य प्रदूषक है, यानी जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और बेंजीन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 67 का। चलिए प्रश्न नंबर 68 क्या पूछा गया है आपका, विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है, कौन संबंधित है भैया, तो नगोया प्रोटोकॉल संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 69 क्या पूछा गया है आपका, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी है, तो CFC गैस होता है। ठीक है, CFC गैस होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है आपका, तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, परमाणु विखंडन के कारण तारे ऊर्जा से चमकते हैं, या फिर परमाणु संलयन के कारण, या फिर परमाणु का वियोजन के कारण। तो तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है परमाणु संलयन होता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 70 का। देखिए बहुत ही शानदार ये सभी प्रश्न है। ठीक है, चलें, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत गारंटित प्रत्याभूत है, यानी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है भैया, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में दिया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या पूछा गया है आपका,
मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है? कौन है भैया? तो ये आपका हो जाएगा करुणा। ठीक है, मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य से निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत मानवीय मूल्य है? करुणा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 72 का। प्रश्न नंबर 73 क्या पूछा गया है? निःशक्त व्यक्तियों के अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय कब लागू हुआ? 3 मई 2008 को लागू हुआ था। 73 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74 क्या पूछा गया है? भारत के संविधान के अंतर्गत राजनीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत मानवाधिकारों के साथ संबंधित नहीं है? 39 से संबंधित है, 39 भी या 43 भी। अनुच्छेद 50 संबंधित नहीं है भैया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 74 का। प्रश्न नंबर 75 क्या पूछा गया है आपका? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के मुख्य प्रेरक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये एलिनर रूजवेल्ट थे। ठीक है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा 75 का। प्रश्न नंबर 76 क्या पूछा गया है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र, एएस आनंद, जेएस वर्मा या फिर पीवी गजेंद्र गढ़कर? बहुत ही शानदार ये प्रश्न आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रंगनाथ मिश्र जो है साथियों, ये भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 आपका क्या पूछा गया है? मानव अधिकार परिषद की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 77 का। प्रश्न नंबर 78 क्या है? मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला है? मानव अधिकार किस सिद्धांत से निकला भैया? तो प्राकृतिक विधि से निकला है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 78 का। प्रश्न नंबर 79 क्या पूछा है आपका? प्रश्न नंबर 79 पूछा गया है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? बताइए। तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 80 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करते समय किस न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो सिविल न्यायालय की। ठीक है, सिविल कोर्ट की शक्तियां ठीक है प्राप्त होती हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा शिकायतों की जांच करने के लिए कौन सिविल कोर्ट हमारी शक्तियां प्राप्त करता है? ठीक है, सिविल कोर्ट के द्वारा हमें शक्तियां प्राप्त होती हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सिविल न्यायालय। चलिए 81 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है आपका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कुल सदस्यों की संख्या क्या है? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार में कुल सदस्यों की संख्या 5 होती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 क्या है आपका? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत होगी? भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत होगी। प्रश्न नंबर 83 आपका पूछा गया है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1933 की किस धारा में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है? तो धारा 14 में अन्वेषण का प्रावधान किया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 83 का। चले 84 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है? एक राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत राज्य मानव अधिकार आयोग स्थापित कर सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत, किस धारा के तहत कर सकता है भैया? तो धारा 21 के तहत कर सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है आपका? घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ। तो 2005 में घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम लागू हुआ। 85 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86 पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है जीवन के अधिकार से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या है? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर स्वीकृत हुई किस सन में हुई थी? तो 1948 में मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर स्वीकृत हुई थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 देखेंगे हमारा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 89 आपका क्या पूछा गया है? मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु कौन सा परिसीमा काल निर्धारित है? तो कौन सा परिसीमा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 3 वर्ष? तो 1 वर्ष होता है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग के समक्ष जांच करने हेतु परिसीमा काल 1 वर्ष का होता है।
बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 90 क्या पूछा है आपका, निम्न में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। समता का अधिकार आता है, जीने का भी अधिकार आता है, स्वतंत्रता का भी अधिकार है, जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 90 का। प्रश्न नंबर 91 क्या पूछा गया है, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए निम्न में से कौन सा अध्यक्ष नियुक्त करता है। तो ये कौन सा अध्यक्ष नियुक्त करता है भैया, तो राज्यपाल करता है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य मानवाधिकार आयोग के लिए, ठीक है, राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 क्या पूछा गया है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के ऐतिहासिक दस्तावेज को किसने अपनाया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने, ठीक है, यूएनओ ने अपनाया था भैया। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। कौन समिति का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा की सभापति, ठीक है, ये आपकी सदस्य की समिति की आपकी सदस्य नहीं होती है। ठीक है, समिति की सदस्य नहीं होती है राज्यसभा की सभापति। चले प्रश्न नंबर 94 क्या पूछा गया है आपका भैया, 94 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 क्या पूछा गया है, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद हैं 30। डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। चले आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 96 क्या पूछा गया है भैया आपका, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के अंतर्गत जिलों में मानव अधिकार न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। तो धारा 30 के अंतर्गत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97 है, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं। तो 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 2 सदस्य होते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 98 क्या पूछा गया है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। तो अनुच्छेद 17 में किया गया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 क्या है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख है। भाग 1 में, भाग 2 या फिर भाग 3 या फिर भाग 4 में। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेख है भाग 3 में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 100 क्या पूछा गया है, महिलाओं के प्रति भेदभाव के सभी रूपों में उन्मूलन संबंधी अभिसमय को अंगीकार किया गया था। कब किया गया था, 18 दिसंबर 1979 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, पेपर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस पेपर को आगे तो मोस्टली शेयर कर दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।